प्यारे दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ओम BS विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको क्लास 10th की NCERT साइंस के पार्ट 2 में सूत्र निर्माण हेतु जो कल आपको मूलक या समूह बता दिए गए थे और उन पर कैसे कैसे आवेश होते हैं, किस पर कितना धन का होता है, कितना ऋण का आवेश होता है, वो आपको बता दिया गया था। आपने लिख भी लिए होंगे। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो कापी आप अपने पास रखें और देखें कि कैसे सूत्र का निर्माण होता है। कैसे जब हमें कोई सूत्र दिया जाता है हिंदी में तो हम उसका प्रतीकों के रूप में निर्माण करते हैं। आज उसको जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि जब आपको सूत्र निर्माण करना आ जाएगा, सूत्र लिखना आ जाएगा, तो आप भली प्रकार से अब क्रियाओं को लिखना जान जाएंगे और उनको संतुलित करना भी जान जाएंगे। तो आइए चलते हैं सूत्र के निर्माण की ओर। जैसे पहला सूत्र दिया जाता है आपको, कहा गया सोडियम क्लोराइड। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे, इसको हमें कैसे प्रतीक के रूप में लिखना है। हमने आपको बताया है परमाणु क्रमांक और जब तत्व लिखाए हैं कि सोडियम को काहे से प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं और जो क्लोराइड शब्द है वो क्लोरीन से निर्मित है। तो क्लोरीन को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, Cl से। लेकिन जब ये क्लोरीन जिनके अंत में ईन है, ये जब किसी तत्व के साथ में जुड़ जाते हैं तो इनका ईन हट करके आइड हो जाता है, इसलिए ये पढ़े जाते हैं क्लोराइड में। अब देखिए दूसरा एक सूत्र लिखते हैं, सोडियम सल्फेट। अब देखिए इसका सूत्र कैसे हम निर्मित करेंगे। ये जो हम उदाहरण आपको दे रहे हैं और सूत्र बनाना बता रहे हैं, तो हमारा केवल मुख्य उद्देश्य यही है कि आप भी इसी तरीके से सूत्र बना सकें। अब देखिए फिर सोडियम आया, तो सोडियम के लिए क्या आता है, Na आता है। फिर आगे सल्फेट है, सल्फेट के लिए क्या आता है, SO4। आप देखेंगे, आपको हम दिखाएंगे। देखिए Na सोडियम होता है Na, और जो सल्फेट होता है वो होता है SO4। तो आप देख रहे होंगे कि सोडियम के ऊपर प्लस का 1 है और SO4 के ऊपर माइनस का 2। तो आपने देखा कि अभी हमने आपको बताया कि सोडियम के ऊपर प्लस का 1 और SO4 के ऊपर माइनस का 2। इस वाले सूत्र में आपने देखा Na के ऊपर भी प्लस का 1 होता है और Cl पर माइनस का 1। तो जिनके आवेश बराबर होते हैं, इस पर प्लस का 1 है, इस पर माइनस का 1, आवेश बराबर है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं Na के ऊपर प्लस का 1 है, SO4 के ऊपर माइनस का 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। अर्थात Na में कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। तो ये बन जाएगा Na2SO4। प्यारे बच्चों, यही हमारा सही सूत्र बना जा करके। इसी तरीके से हम और भी कई सारे सूत्र बनाते हैं। तो सूत्र निर्माण करने के लिए आपको ये जानकारी रखनी है कि मूलक या समूह क्या है और उन पर किस प्रकार का आवेश है। जैसे एक उदाहरण हमने लिखा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम को हम काय से व्यक्त करते हैं,
एल्यूमिनियम को हम व्यक्त करते हैं Al से, और सल्फेट को अभी आपको बताया काहे से व्यक्त करते हैं, SO4 से। अब आप देखें एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आवेश होता है, तो आप देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस का 3 बना है, इसलिए एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 और सल्फेट पर माइनस का 2। तो यहाँ एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 और सल्फेट पर माइनस का 2। तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं और इसमें 3 का, अर्थात SO4 में कितने का किया, 3 का। तो वो केवल SO4 में करना है, इसलिए हमें SO4 का होल थ्राइस कर दिया, क्योंकि पूरे SO4 में करना है। अगर हम SO4 में 3 का इस तरीके से गुणा कर दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का गुणा फिर O में माना जाएगा, SO में नहीं माना जाएगा। इसलिए SO4 पूरे SO4 समूह पर माइनस का 2 होता है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए इसमें हमने 3 का गुणा किया, तो ये हो गया SO4 का होल थ्राइस। और Al में कितने का गुणा किया, 2 का, तो ये हो गया Al2। तो सूत्र बन करके आ गया Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो ये सूत्र बना जाकर के हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब आप देखिए हमने सूत्र लिखा जिंक कार्बोनेट। तो आप देख रहे हैं कि जिंक कार्बोनेट है यहाँ हमारे पास, तो जिंक को हम काय से व्यक्त करते हैं, Zn से। कार्बोनेट को काय से व्यक्त करते हैं, 3 से। अब यहाँ भी +2 होता है और इधर -2 होता है, तो ये हमारा बराबर है, तो कुछ बराबर करना ही नहीं है, तो ये सीधे सीधे लिखा जाएगा ZnCO3। तो अर्थात ये हमारा सूत्र बन गया ZnCO3 जिंक कार्बोनेट का। अब देखिए कि लिखा सूत्र लेड एसीटेट। तो आप देख रहे होंगे कि लेड जो होता है वो होता है Pb और एसीटेट होता है CH3COO। तब लेड के ऊपर प्लस का 2 होता है और CH3 के ऊपर -1, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। तो क्या सूत्र बन जाएगा, CH3COO कितने का गुणा किया, 2 और Pb। ये सूत्र बन गया लेड एसीटेट का। और आप देखेंगे उदाहरण, जैसे एक उदाहरण आता है सोडियम सल्फाइड। तो आप देख रहे हैं कि एक हमने लिखा सोडियम क्या होता है, Na, और सल्फाइड क्या होता है, S। तो S पर कितना आवेश होता है, -2, और सोडियम पर कितना होता है, +1। तो बराबर करने के लिए हम सोडियम में कितने का गुणा कर देंगे, 2 का, क्योंकि इधर -2 है, इधर +1 है। तो बराबर करने के लिए हमने 2 का गुणा कर दिया, सूत्र क्या बन गया, Na2S। यही हमारा सोडियम सल्फाइड का फार्मूला बना। तो प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से कई सारे उदाहरण होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा सोडियम, हमने लिखा एक पोटेशियम बाई कार्बोनेट। तो देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम को हम काय से व्यक्त करते हैं, K से, और बाई कार्बोनेट के लिए हम क्या लगाते हैं, HCO3। आप सभी बच्चे वो जो हमने समूह पिछले वीडियो में बताए थे, हमने कहा था उसके नोट्स बना लीजिएगा, वो जरूर अपने पास रखें, क्योंकि आप भी वहाँ देखते जाएंगे कि किस पर कितना आवेश है, और हम तो आपको दिखाई देते हैं। तो जैसे पोटेशियम बाई कार्बोनेट है, तो आप देख रहे होंगे कि पोटेशियम पर +1 है, और बाई जो कार्बोनेट है HCO3
उस पर कितना है -1 HCO3 बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के लिए हमने क्या बनाया HCO3, इस पर -1 है और K पर +1 है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र बन जाएगा KHCO3। तो ये हो गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। अब आप देख रहे हैं जिंक नाइट्रेट। तो आप देख रहे हैं कि जिंक है, तो जिंक को हम काहे से व्यक्त करते हैं Zn से, नाइट्रेट को काहे से व्यक्त करते हैं NO3 से। हम आपको दिखाते हैं, देखिए नाइट्रेट जो होता है उसे हम काहे से व्यक्त करते हैं NO3 से। नाइट्रेट के ऊपर कितना आवेश होता है -1 आवेश होता है, और जिंक जो होता है Zn उसके ऊपर कितना आवेश होता है, तो Zn के ऊपर +2 आवेश होता है। तो आप देखेंगे यहाँ जिंक के ऊपर कितना आवेश है, जिंक के ऊपर +2 और NO3 के ऊपर -1। आवेश को बराबर करने के लिए हम NO3 में कितने का गुणा कर देंगे 2 का। तो सूत्र क्या बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस बन गया। इसी तरीके से एक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कैल्शियम को हम काहे से व्यक्त करते हैं, कैल्शियम को हमने आपको कल बताया था Ca से व्यक्त करते हैं, और ऑक्साइड को काहे से व्यक्त करते हैं O से। अब देखिए कैल्शियम पर भी +2 और O पर -2, तो दोनों आवेश बराबर हैं, तो कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। सूत्र हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसे ही हम चूना कहते हैं, तो ये चूना का भी सूत्र है। इसके बाद आ जाता है, हम सूत्र लिखे एसिटिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल का तो सूत्र होता है CF3COOH। अब हम आपको नाम एक सूत्र बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों सूत्र आया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देख रहे सोडियम के लिए हम क्या लगाते हैं, यानी कार्बोनेट के लिए क्या आता है CO3, डेका के लिए 10 आता है, हाइड्रेट क्या होता है H2O। आप देख रहे होंगे Na के ऊपर +1। अब देखिए H2O जो है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, इस पर शून्य आवेश होता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। Na पर +1 और CO3 पर -2, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें कितने का गुणा कर देना पड़ता है 2 का। तो सूत्र बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। अब हम आपको बता दें कुछ शब्द होते हैं कुछ अंकों में आते, तो उनके लिए क्या लगाते हैं, आइए उनको भी साथ में लिख लें ताकि आपको याद रहे। जैसे कोई समूह या मूलक जब 2 बार आता है तो 2 बार के लिए डाई लगता है, 3 बार के लिए ट्राई लगता है। अगर कोई समूह 4 बार आता है तो 4 बार के लिए टेट्रा लगता है। यदि कोई समूह 5 बार आता है तो 5 बार के लिए पेंटा लगता है। कोई समूह यदि 6 बार आता है तो 6 बार के लिए हेक्सा लगता है। यदि कोई समूह 7 बार आता है तो उसके लिए हेप्टा लगता है। यदि 8 बार आता है तो 8 के लिए आक्टा लगता है। यदि 9 बार आता है तो नोन लगता है, और यदि 10 बार आता है तो डेका लगता है। आपको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको भी याद रखेंगे और इसको भी लिख लीजिएगा। तो आपने बहुत सारे सूत्रों को समझा कि कैसे हम सूत्र का निर्माण करते हैं। तो सूत्र निर्माण करने के लिए आपको तत्व चाहिए, मूलक या समूह चाहिए, और उन पर किस प्रकार का कितना आवेश है ये आपको याद होना चाहिए।
तो आपसे बड़ा अनुरोध है कि आप उन सबको याद कर लें। और जो बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र हैं हम आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं अपक्रियाओं का चैप्टर, तो उसमें भी बहुत सारे सूत्र बनाने आपको आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हैं NCERT क्लास 10 साइंस लेसन 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। अभी तक आपको हमने जो साइंस में पढ़ाया वो विज्ञान की बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई, जो मूल चीज़ें विज्ञान की थी। आप चैप्टर के अंदर अब हम चल रहे हैं, तो आपको मूलक याद रखने हैं, तत्व याद रखने हैं, कैसे उनसे अभिक्रियाएं बनेंगी, कैसे सूत्र निर्मित होंगे, वो सब इसी में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। अपक्रिया वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो पहली हेडिंग आती है अपक्रियाएं। अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं या वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण और संरचना बदल जाती है, उसे हम अपक्रिया कहते हैं। फिर आते हैं रासायनिक अपक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब एक या एक से अधिक कई परमाणु आपस में मिल करके एक होकर के किसी एक नए दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी घटना को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप जल में चीनी डाल करके शरबत बनाते हैं, तो जल और चीनी के मिलने से जो घटना घटित हुई, जो हमको उत्पाद प्राप्त हुआ शरबत, तो ये जो क्रिया हुई उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कई न कई पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे, C+O2 बराबर CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो क्रिया हुई है उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2+O2 बराबर 2H2O। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना? जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, तो मिलने से जो परिणाम निकल करके आया, वो परिणाम निकल करके आया जल। तो इसी घटना को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब एक शब्द आता है कि अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? जैसे कि अपक्रिया हमने लिखी N2 + 3H2 एरो 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये दो अणु हैं हमारे, जिनके मिलने से अमोनिया बनी। तो इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? इसी परिघटना को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब एरो के इधर जो होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और एरो के जो उधर होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो परिभाषा से समझ लेते हैं और अच्छे से कि जिन पदार्थों के या अणुओं के या परमाणुओं के मिलने से किसी उत्पाद या पदार्थ का निर्माण होता है, तो उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और अभिकारकों के मिलने से जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और इन अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ या
पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। यह मौखिकता आप याद रखिएगा कि एरो के जो इधर होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं, एरो के जो इधर होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, तो एरो के जो उधर होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। अर्थात अभिकारकों के मिलने से ही उत्पाद का निर्माण होता है। अब हम आगे चलते हैं, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। किसी रासायनिक अपक्रिया को हम कैसे संतुलित करते हैं? तो सबसे पहले अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर तथा उत्पादों को तीर के निशान दाईं ओर उनके सूत्रों के रूप में लिखते हैं। समझो, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया आती है तो उसे हम कैसे संतुलित करेंगे? तो सबसे पहला चरण जो है, सबसे पहला चरण ये बताया है कि सबसे पहले अभिकारकों को तीर के बाईं ओर, जैसे एक हमने तीर बना लिया, और एक उदाहरण हमको मिला N2 + Cl2। तो आप देख रहे हैं एरो के जो बाईं ओर है वो अभिकारक हो गए, और जो उत्पाद है ये NaCl। तो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्या बना? सोडियम क्लोराइड। तो जो उत्पाद बना, समझो एरो के इधर, अभी हमने आपको बताया एरो के इधर अभिकारक होते हैं, एरो के उधर जो होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। या जिन अणु परमाणुओं के मिलने से किसी यौगिक का निर्माण होता है तो वो उत्पाद कहलाता है, और जिनके मिलने से उसका निर्माण होता है वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं। तो यह अभिकारक है Na2 + Cl2 अर्थात NaCl। अब आप देख रहे होंगे कि एरो के जो इधर है वो अभिकारक और एरो के उधर है जो उत्पाद। तो ये लिख लेते हैं पहले नंबर के तहत, और उनको सूत्रों के रूप में लिखे। तत्पश्चात सबसे कम संख्या वाली परमाणु को सबसे पहले, अब देखिए संतुलित कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर Na2 है और यहाँ पर Cl2 है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2Na भी हो जाएगा, 2 का गुणा Na में भी होगा और 2 का गुणा Cl में भी होगा, तो ये बराबर हो गई, संतुलित हो गई। तो संतुलित में क्या है? संतुलित में कुल मिला करके ये है कि एरो के उधर या एरो के इधर जो भी तत्व है वो सब संख्या में और आवेश में बराबर होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम आपको और अच्छे से बताते हैं, जैसे उदाहरण है, तो आप देख रहे हैं कि आपके समक्ष एक उदाहरण हमने लिखा बेरियम क्लोराइड। तो आप सबसे पहले देखो बेरियम क्या है? बेरियम को हम व्यक्त करते हैं Ba से, और क्लोराइड को व्यक्त करते हैं Cl से। बेरियम के ऊपर होता है +2 और Cl के ऊपर होता है -1 आवेश। तो इस पे हम कितने का गुणा कर दें ताकि दोनों आवेश बराबर हो जाए? 2 का। तो ये हो जाता है बेरियम क्लोराइड। अब देखिए एक सूत्र आपका लिख गया सही से, प्लस पोटेशियम होता है K, सल्फेट होता है SO4। तो आप देख रहे होंगे कि K के ऊपर +1 होता है और SO4 के ऊपर -2 आवेश। तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें कितने का गुणा करना है? 2 का गुणा। ये हो गया K2SO4 एरो। अब ये अभिकारक हो गए, क्या बना? बेरियम सल्फेट, Ba और सल्फेट हो गया SO4। अब देखिए बेरियम के ऊपर +2 आवेश और सल्फेट के ऊपर -2 आवेश, तो दोनों बराबर है तो कोई परिवर्तन करना नहीं है। प्लस पोटेशियम K और Cl -1। अब देखिए Cl पर -1 आवेश +1 आवेश K पर होता है, तो कोई परिवर्तन करना नहीं। अब आप देखिए, तो ये हमने एरो के इधर क्या लिख दिया? एरो के इधर हमने लिख दिए अभिकारक, और एरो के उधर जो बन करके आए वो उत्पाद। अब आप देखो ये बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, संतुलित करना कैसे? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपको क्रिया दी गई, अगर हिंदी में आपको दिया जाए तो आप ये देखिए कि हम सूत्र जो उसके लिख रहे हैं वो सही है या गलत। तो उसको कैसे जानोगे? सभी तत्वों के ऊपर कितना आवेश है और कैसे में जोड़ घटा करके उनको बराबर करना है। तो ये आवेश सबसे पहले बराबर कर लेते हैं, इसके बाद तत्वों की संख्या बराबर करिए।
अब आप देख रहे हैं कि एरो के इधर बी ए कितना है 1, और एरो के उधर भी जो बी ए है बेरियम परमाणु वो भी 1। यहाँ क्लोरीन परमाणु कितना है 2, इधर क्लोरीन परमाणु कितना है 1, तो इसे बराबर करने के लिए 2 का गुणा हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब सोचो कि 2 का गुणा हम Cl में कर दें, तो Cl में 2 का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि Cl2 तुम सोच रहे हो, शायद तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए कि Cl जैसे 2 है, उधर Cl 1 है, तो उसको बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर दें। तो प्यारे बच्चों K पर प्लस का 1 आवेश रहेगा और 2 इस पर कर देंगे तो इस पर हो जाएगा 2, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर इस पर आवेश कम हो जाएगा, इसलिए 2 का गुणा यहाँ करेंगे। तो ये 2 का गुणा K में भी माना जाता है और Cl में भी माना जाता है। अब आप देखें Cl भी बराबर हो गया, K इधर 2 था उधर भी K 2 हो गया, सल्फेट इधर 1 था उधर भी सल्फेट, इस तरह से हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हुई। तो इस तरह हमें समीकरणों को संतुलित करना है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, अब क्रियाओं को लिखना और संतुलित करना। अब जैसे एक रिएक्शन बोली जा रही है, अब क्रिया आपको बोली जा रही है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तब सबसे पहले याद रखिएगा कि जिंक को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, Zn से, सिल्वर को काय से प्रदर्शित करते Ag से, नाइट्रेट को काय से प्रदर्शित करते NO3 से, एरो जिंक नाइट्रेट को NO3 से प्लस सिल्वर Ag से। अब देखिए ये अब क्रिया आपने लिखी, अगर आपको हिंदी में दिया जाता है तो बड़े आसानी से आप, अगर आपको तत्वों के नाम मालूम है, परमाणु क्रमांक जो हमने लिखाए थे, अगर वो तत्व आपको मालूम है कि किस तत्व को काय से प्रदर्शित करते हैं, किस मूलक और समूह को काय से प्रदर्शित करते हैं, तो आप बड़े आसानी से वो लिख लेंगे। अब लिखने के बाद इनके आवेश बराबर कर लीजिएगा। तो Zn पर प्लस 2 आवेश होता है, मुक्त अवस्था में है तो कोई इससे मतलब नहीं, Ag पर प्लस का 1, NO3 पर माइनस का 1, जिंक पर प्लस का 2, NO3 पर माइनस का 1, और इधर Ag मुक्त अवस्था में फ्री है तो कोई मतलब नहीं, आवेश बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि आवेश सब जगह बराबर है, केवल आवेश यहाँ गड़बड़ है, इधर Zn पर 2 है और NO3 पर -1, तो बराबर करने के लिए इसमें हम कितने गुणा कर देंगे 2 का, अर्थात ये कर देंगे NO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए आवेश बराबर हो गए, अब सभी परमाणुओं को बराबर कर लीजिएगा। आप इधर देख रहे हैं कि Zn 1 है, उधर भी Zn कितना है 1। आप यहाँ देख रहे हैं कि Ag 1 है, उधर भी Ag कितना 1, लेकिन कौन बराबर नहीं है, नाइट्रेट NO3 बराबर नहीं है, और इधर NO3 कितना है 2। तो इस NO3 को बराबर करने के लिए हम क्या करें, सीधे सीधे Ag NO3 में 2 का गुणा कर दें। जैसे ही 2 का गुणा किया तो ये हो गया NO3 का होल ट्वाइस, 2 NO3 हो गया, बराबर हो गए। लेकिन Ag इधर पहले 1 था उधर 1 था, अब 2 का गुणा करने से Ag में बदलाव हो गया, Ag हो गया 2, उधर Ag 1 तो उसमें भी कर दो 2 का। इस तरीके से हमारी अब क्रिया संतुलित हो गई। अब इसके बाद देखिए और बहुत सारी अब क्रियाएं हैं। एक अब क्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड एरो
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब देखिए यहाँ लिखा है कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए हमने Ca लिख दिया, हाइड्रोक्साइड OH लिख दिया, प्लस कार्बन C से प्रदर्शित करते C लिख दिया, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O, और कितने ऑक्साइड, डाई, डाई के लिए क्या लगेगा, जो हमने बताया था आपको CO2 प्लस एरो, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस जल का फार्मूला H2। सबसे पहले आप आवेश बराबर करेंगे, Ca पर प्लस का 2, OH पर माइनस का 1, तो आवेश बराबर करने के लिए OH में हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। C पर प्लस का 4, O पर माइनस का 2, लेकिन O है कितने, 2, तो -2 4 हो जाएंगे। Ca पर प्लस का 2, CO3 पर माइनस का 2 बराबर है, और H 0 होता उधर है, तो कोई आवेश बराबर करने की आवश्यकता नहीं। अब आप तत्वों को बराबर करिए, इधर Ca 1 है, उधर भी Ca 1 है, इधर O कितना है, 2O ये है, 2 ये, 2 2 4, इधर 3O और 1O, तो ये हो गया 4। C 1 है, C उधर भी 1 है, H इधर 2 है, उधर भी 2, तो ये बराबर हो गई। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम क्रियाओं को लिखते हैं और बराबर करते हैं। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारी अब क्रियाओं को लिखना और संतुलित करना बताएंगे। इसके बाद उन अब क्रियाओं के प्रकार बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।